लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। निर्वाचन आयोग के भाग 2 में आज हम निर्वाचन आयोग के अन्य कार्यों के बारे में जो प्रथम वीडियो के अलावे जो कार्य शेष रह गए हैं और उसके अधिकारों के बारे में और निर्वाचन को कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे निष्पक्ष बनाया जाए, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने कहा है कि निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन करना, और यह कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। एक स्वायत्त संस्था है, ये सरकार के किसी भी अंग के अधीन नहीं होती है और यह एक संवैधानिक संस्था है। और इसका उद्देश्य है कि बिना सरकार के प्रभाव में या प्रभाव से मुक्त होते हुए और निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र अपनी राय रखते हुए और निष्पक्ष चुनाव करवाना। इसीलिए आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं उसको कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं मानी है और यह कहा है कि केवल निर्वाचन संबंधी संवैधानिक जो उपाय है उसके मामले में ही संसद कोई विधि बना सकती है। बाकी निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करने का या उसको निर्देशित करने का इसे अधिकार नहीं होगा। यानी निर्वाचन आयोग को जो भी अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत सुरक्षित है और उन अधिकारों को कम करते हुए या उसको प्रभावित करने वाले कोई भी निर्देश न तो कार्यपालिका के द्वारा न ही संसद के द्वारा जारी की जा सकती है। निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की जो शक्ति है वह चुनाव आयोग में नहीं थे, और जहां कहीं भी संसद विधि के निर्वाचन के संबंध में मौन है वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यानी जिन जिन मामलों में संसद ने अगर कोई कानून बनाया है और वह वैध कानून है तो उन मामलों में तो निर्वाचन आयोग संसद द्वारा बनाए गए विधि की पालना करेगा। अन्यथा जहाँ संसद ने कोई विधि नहीं बनाई है उन मामलों में निर्वाचन आयोग जो है वह स्वतंत्र है और वह जो फैसला करेगा वह अंतिम फैसला होगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग जो भी शक्तियों का प्रयोग करता है निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए वो असीमित शक्ति है उसके पास, लेकिन प्राकृतिक न्याय विधि के शासन के अंतर्गत ही रहकर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निर्वाचन आयोग विधायिका द्वारा निर्मित जो विधि है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है और न ही स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है। उसके निर्णय भी न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते हैं और निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं वो निर्वाचन विधियों की पूरक है, न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती। यानी संसद ने जो कानून बनाया है उन कानूनों को निर्वाचन आयोग जो है उसको मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो अनुच्छेद 324 और 29 में जो वर्णित निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ उसको कम कर दे। लेकिन एक सहयोग, एक बेहतर व्यवस्था के लिए अगर संसद कोई विधि बनाती है तो वह मान्य होगी। निर्वाचन आयोग ही चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करता है। जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, यह चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा है कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर चुनाव करवाना उसका ही कार्य है। जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुच्छेद 14 और 15 भी राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते हैं। यानी कि जैसा निर्वाचन आयोग जो तिथि निर्धारित करता है उसी के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन की तिथि जारी करने की अधिसूचना जारी करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए, यूँ कह सकते हैं स्वस्थ बनाने के लिए कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, धन बल का प्रयोग नहीं हो और सब उम्मीदवारों को जो है समान अवसर मिले अपनी जो है
कैनवासिंग करने का, अपने विचार जनता तक पहुंचाने का, और प्रत्येक नागरिक जो है इस निर्वाचन प्रक्रिया में अच्छे से इस प्रक्रिया को समझे और अपने मत अधिकार का प्रयोग करे। इसके लिए समय समय पर निर्वाचन आयोग ने कई जो है परिवर्तन किए हैं, कई सुधार किए हैं, और उन सुधारों को हम इस रूप में देख सकते हैं। आप चूँकि सभी जो है 18 वर्ष की आयु के विद्यार्थी हैं, आप इस पूरी प्रक्रिया को, आप में से कई लोगों ने निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया होगा, तो आप इन सब से परिचित हैं। लेकिन आप देखिए कि उन आरंभ से लेकर धीरे धीरे करते हुए और आज जो स्थिति है उसमें ये प्रक्रिया जो है कैसे जुड़ी, उसका एक कालक्रम देख सकते हैं आप कि 1950 से 1996 तक क्या क्या संशोधन हुए। देखिए, मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, और पहचान पत्र जारी किए गए। प्रत्येक नागरिक को जो वोट डाल सकता है उसको फोटो युक्त पहचान पत्र की व्यवस्था की गई। ईवीएम का प्रचलन हुआ। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई। उम्मीदवारों की मृत्यु के बाद चुनाव को कैंसिल नहीं किया जाता है आजकल। तो ये जो परिवर्तन हुए 1950 से 1996 के बीच हुए। द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः 50-50 और 20-20 अनुमोदक और प्रस्तावक की व्यवस्था की गई। यानी अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना चाहता है तो उसे निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में और 50 प्रस्तावक के रूप में उसके समर्थन में होना आवश्यक है। और यही व्यवस्था उपराष्ट्रपति के संदर्भ में 20-20 संख्या निर्धारित की गई है। इसी तरह जमा जो राशि है वो उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है या 15,000 रुपये तय कर दी गई। उसी तरह 1999 पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई। ऐसे जो कर्मचारी हैं जो चुनाव कार्यों में शामिल होते हैं और उनको भी वोट डालने का अधिकार होता है, तो उनको पोस्टल बैलेट दिया जाता है। इसी तरह से आप देखिए तृतीय चरण में जो 2000 से वर्तमान में चला वीवीपैट मशीनों का प्रयोग किया गया है। इसमें आप देखेंगे जब आप वोट डालते हैं तो आपको दिखाई देता है कि आपने किसको वोट डाला। तो इस तरह से वीवीपैट मशीन आई है। प्रॉक्सी मतदान जो न हो उसको रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। एग्ज़िट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। नोटा का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो भी उम्मीदवार हैं उनमें से अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो फिर आप नोटा नन ऑफ द अबव को आप वोट दे सकते हैं। यह दर्शाता है कि आपने राजनीतिक पार्टियों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों में से किसी को भी पसंद नहीं किया, और यह एक प्रकार का संकेत है राजनीतिक दलों को कि जो है आपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं वो उनको हम समर्थन नहीं देते हैं। इसी तरह से आप देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है। इसमें सभी नागरिकों को मतदान संबंधी उसके जो अधिकार हैं और इस निर्वाचन व्यवस्था का क्या महत्व है इसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार से अभी तो आपने सुना होगा कि 70 लाख रुपए खर्च करने की इजाज़त दी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा एक एमएलए के चुनाव में। तो पहले जो है यह मात्रा कम थी राशि खर्च करने की, परंतु महंगाई को देखते हुए प्रत्येक उम्मीदवार को 70 लाख तक रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया है। और जो आप खर्च करेंगे इस पर इसकी जो जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी है। इसी प्रकार पिंक बूथ है, जीपीएस आधारित ईवीएम है, और वीवीपैट से मतगणना करना, और अगर कोई विवाद है तो विजिल ऐप बना हुआ है, उस पर आप जो है अपने जो है आरोप लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में या किसी इलाके में या किसी बूथ पर अगर बूथ पॉल रिगिंग हो रही है, यानी कि वहाँ पर गलत तरीके से मतदान हो रहा है, तो आप विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम आज देख रहे हैं, तकनीक का बड़ा प्रयोग किया जा रहा है ताकि जो है चुनाव बेहतर तरीके से किए जा सकें। तो अब आप देखिए 2014 से लगातार जो है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन जिसको हम कहते हैं उसके माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, और कोई भी राजनीतिक दल जो है उसका निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करना अनिवार्य है ना।
और बिना पंजीकरण के कोई भी दल जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक राजनीतिक दलों को संविधान के प्रति अपनी आस्था जो है वो घोषित करनी पड़ती है, उसी के अनुसार ही उसको शासन व्यवस्था संचालित करना होगा। इस बात का उसको जो है डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जाली मत और मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के संदर्भ में भी बहुत सारे नियम बनाए गए। तो ये सारी जो बातें थी मैंने आपको बताई निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, और आप इसे पुस्तकों से पढ़ें, और यदि कोई समस्या हो तो इस पर अपने जो है अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट्री बॉक्स में जाकर अपने कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।